हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2025 के इम्पोर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस जो बीपीएससी एईडीओ एग्जाम के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है। अगर आप बीपीएससी एईडीओ के अलावा यूपीएससी, बीपीएससी सीसीई या फिर तो कोई दूसरा स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर तो कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर्स आपका एक मेजर पोर्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए भी रेलेवेंट हो सकता है। बिकॉज़ सारे ही एग्ज़ाम में जो करंट अफ़ेयर्स होते हैं अ, वो हमारा 80% 90% सेम होता है। जैसे अगर हम बैंकिंग की बात करें तो उसके अंदर हमारा थोड़ा इंक्लाइंड होता है बैंकिंग फ़ाइनेंशियल जो न्यूज़ होते हैं उसके ऊपर। लेकिन हाँ, ये जो कॉन्फ्रेंस होते हैं, समिट्स होते हैं, वो ओवरऑल सारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को कवर कर रही हूँ। मेजर समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस को कवर कर रही हूँ 2025 के, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक जितने भी जो मेजर समिट्स हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हुए हैं, यहाँ पे मैं उसे डिस्कस करूँगी। ये जो हमारा वीडियो है, ये मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड करा है, 2 कैटेगरीज़ हैं इसके। पहला जो हमारा वीडियो है, जो कि आज की बात हो रही है, यहाँ पे मैं जनवरी से लेकर के जून या जुलाई तक, जनवरी 2025 से लेकर के जून या फिर तो जुलाई 2025 तक के जितने भी मेजर समिट्स और कॉन्फ्रेंस हुए हैं, बी इट नेशनल लेवल के या फिर तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रिलेवेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। और हमारा दूसरा पोर्शन यानी कि पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर हम जुलाई 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक जितने भी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, फटाफट देखते जाएँगे। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये जो अच्छा एक चीज़ और है इसके अंदर, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा होगा ना, ये नॉर्मली जो आपको दूसरे जो चैनल पे आपको दिखते होंगे, वहाँ पे आपको पूरी-पूरी लाइन सेंटेंस पूरी लिखी हुई दिखती है। लेकिन मैंने इसे शॉर्ट, क्रिस्प ऐसा जो कि पढ़ के आपको बस समझ में आ जाए, वन लाइनर फैक्चुअल जितनी भी चीज़ें हैं, वो इसके अंदर आपको दिख जाएँगी। तो मैंने इसे ज़्यादा लेंथी नहीं बनाया है। ऐसा यानी कि एक पेज के अंदर एक कॉन्फ्रेंस या फिर तो समिट का जो ओवरऑल बेसिक है, वो इसके अंदर मैंने मेंशन करके रखा हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूँगी। सेकंड थिंग कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि टेलीग्राम के ऊपर भी आऊँ और जितने भी पीडीएफ्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं वहाँ पे ही अपडेट कर दूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे पास सबसे पहला समिट जो है, सबसे पहला जो मीटिंग हुआ है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअल मीटिंग 2025। हुआ कहाँ पे है ये? तो दावोस, स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। जनवरी 2025 की बात हो रही है ये। उसके बाद ये होता क्यों है? तो ग्लोबल लीडर्स सारे इकट्ठे होकर के डिस्कस करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को, ट्रेड को, क्लाइमेट को, टेक्नोलॉजी वगैरह को। और ये इम्पोर्टेंट है कि इस साल का हमारा थीम क्या था? तो थीम था हमारा कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। ये याद रखेंगे, ये हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो हमारा WEF का जो मीटिंग हुआ था 2025 में, उसका थीम क्या था? और आपके 4 ऑप्शंस होंगे, 5 ऑप्शंस होंगे, जितने भी आपके जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं। ये जो हमारा मीटिंग हुआ था, इसके अंदर कुछ चीज़ों को ज़्यादा आउटलाइन किया गया, ज़्यादा हाइलाइट किया गया। वो क्या है? तो एआई एज़ बोथ अपॉर्च्युनिटी एंड रिस्क। यानी कि एआई क्या है? हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी भी है और साथ में रिस्क भी है। रिस्पांसिबल एंड इंक्लूसिव एआई फ्रेमवर्क्स वर एम्फसाइज्ड। और इसके अंदर हमें रिस्पांसिबल और इंक्लूसिव एआई फ्रेमवर्क्स की बात की गई है। एआई हमारे ग्रोथ को बूस्ट भी कर सकता है, हमें ऊपर लेकर के भी जा सकता है और साथ ही हमें इसे एथिकल गवर्नेंस की ज़रूरत है एआई को। अब चूँकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है, वो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं एआई की फ़ील्ड में। अभी हर दूसरा बंदा एआई यूज़ कर रहा है, तो उसे किस तरीके से फ्रेमवर्क में लाना है, उसकी बात की गई है यहाँ पे। उसके बाद है अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन वाज़ स्ट्रेस्ड विथ कॉल्स टू एक्सेलरेट एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिकार्बोनाइज़ेशन। और ग्रीन टेक एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस वर सेंट्रल एजेंडा। इसका जो मेन एजेंडा था, सेंट्रल एजेंडा था, वो था ग्रीन टेक और क्लाइमेट सॉल्यूशंस। इसमें एक बोनस पॉइंट है, बोनस यानी कि इम्पोर्टेंट है ये। 2 क्वेश्चन्स आई गेस मैंने इसे 2 पेपर में मैंने देख लिया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। एक तो ये क्वेश्चन मैंने बैंकिंग के पेपर में देखा था। बैंकिंग का शायद नाबार्ड था, आई गेस नाबार्ड था या फिर तो आईबीपीएस का पेपर था। नाबार्ड के पेपर अभी हाल ही में नाबार्ड का पेपर हुआ है, तो मैंने उसमें देखा था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है
उसमें इंडिया की क्या रैंक है, रैंक पूछा गया था। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, डब्ल्यूईएफ की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये डब्ल्यूईएफ ही पब्लिश करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, वो कौन पब्लिश करती है? तो डब्ल्यूईएफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरा ये कि इसका रैंक क्या है, इंडिया का रैंक क्या हुआ है इसके अंदर? तो इंडिया 131st रैंक पे स्टैंड करती है। लास्ट ईयर 129 था, 2 रैंक से ये नीचे आ गए हैं हम लोग। और आखिरी हमारा इसके अंदर पाकिस्तान है। और एक और चीज़ इसमें कि साउथ एशियन कंट्री में हमें करेंसी के ऊपर देखना पड़ेगा कि करेंसी किस तरीके से परफ़ॉर्म कर रही है। तो कंट्रीज़ में, साउथ एशिया में इंडियन करेंसी वर्स्ट परफ़ॉर्म कर रही है। ये हमारा पूरा ओवरऑल बात हो गया कि क्या था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके अंदर हमने क्या बात करा और कहाँ पे हुआ था। मेजर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, की हाइलाइट्स जो हैं, आपको जो याद रखने हैं, फर्स्ट ये कि ये कहाँ पे हुआ था, थीम क्या था इसका, और दूसरा इससे इम्पोर्टेंट एक ये याद रख लेंगे कि डब्ल्यूईएफ हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक यही इंडेक्स पब्लिश करती है। डब्ल्यूईएफ के थ्रू बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते हैं, बहुत सारे इंडेक्स भी आते हैं, लेकिन ये न्यूज़ में रहा था, इसी वजह से मैंने इसे बोनस में डाल दिया है कि ये ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि 2-3 पेपर में मैंने देख लिया है इसे। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड कॉन्फ्रेंस के ऊपर आ रहे हैं हम। सेकंड हमारे पास है रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस जो है, ये हमारा अबू धाबी में हुआ था, यूएई। और कब हुआ है? तो ये जनवरी 2025 में हुआ है। ये जो रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस है, इसकी फर्स्ट ये पहला कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी इसका। और जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो अबू धाबी यूएई में हुआ है। और इसमें मेजर हाइलाइट क्या है? तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट के बन के गए थे। और कौन ऑर्गेनाइज़ करती है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ओआरएफ, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया एंड इन पार्टनरशिप विद द यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है? एक तो आपका ओआरएफ देखने को मिलेगा, दूसरा इंडिया है इसके अंदर, और तीसरा हमारे पास यूएई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 ऑर्गेनाइज़ेशन है, 3 फॉर्म्स हैं जो कि एक साथ काम करती हैं। एक साथ ये कॉन्फ्रेंस करवाती है, रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। थर्ड क्या है? तो क्यों किया गया है ये रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस को, क्यों लाया गया है? ये जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, तो क्यों है ये? तो टू स्ट्रेंथन डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज़ बिटवीन इंडिया एंड मिडल ईस्टर्न नेशंस। डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज़ को बढ़ावा देने के लिए और मजबूत करने के लिए इंडिया और मिडल ईस्ट नेशंस जितने भी हैं उनके बीच में। और क्यों अबू धाबी को, यूएई को ही क्यों चुना गया? तो इंडिया का एक अच्छा रिलेशन है यूएई के साथ, बी इट डिप्लोमैटिक या फिर इकोनॉमिक लेवल पे एक अच्छा रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं थर्ड। थर्ड जो है हमारे पास वो है थर्ड, ओह वाओ! व्हाट अ कोइंसिडेंस। थर्ड नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ये हुआ है हमारा कोणार्क, ओडिशा, और जनवरी 2025 में हुआ है ये। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये? तो पहली बात तो ये कि इसके अंदर विकसित भारत 2047 को हमने एम किया हुआ है। एम क्या मतलब ब्रॉडन अप किया है इस विज़न को, कि हमने इसके ऊपर बेसिकली काम किया हुआ है। और कौन करवाती है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट करवाती है इकट्ठे मिलकर के। और कौन प्रिसाइड कर रहे हैं? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस। कौन है वो? तो जी किशन रेड्डी। इसके अलावा प्रोवाइड्स अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग बिटवीन द सेंटर हो गया, स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स, और साथ में स्टेक होल्डर्स जो कि एक साथ काम करेंगे इंडिया की माइनिंग पॉलिसी और रिफॉर्म्स को और बेहतर बनाने के लिए। इसमें मेजर आउटकम्स क्या निकल कर के आए, क्या कंक्लूजन था इसका? तो एक तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि लॉन्च हुआ था, लॉन्च ऑफ द माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम एमटीएस टू डिजिटाइज माइनिंग गवर्नेंस। और द कॉन्फ्रेंस एम्फसाइज्ड क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल माइनिंग। एक तो जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको एक्सप्लोर करना है, और दूसरा सस्टेनेबल माइनिंग की बात की गई है इसमें। तो ये था हमारा थर्ड नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर हमने देखा कि कोणार्क ओडिशा में ये हुआ था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे मिलकर के इसे ऑर्गेनाइज किया था। और इसमें जो हमारा विकसित भारत 2047 है उसे और ब्रॉडन अप करने की कोशिश की गई है। और प्रिसाइड किया था यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी ने। और यहाँ पे ये जो हमारा पूरा थर्ड नेशनल माइनिंग ये जो कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और स्टेक होल्डर्स हो गए, वो सारे एक साथ बैठ करके जितनी भी माइनिंग पॉलिसीज़ हैं और रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर बात कर सकें और डिस्कशंस कर सकें। ये था हमारा नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ हमारे पास है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025। ये जो बिम्स्टेक है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल
इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें क्या हुआ था ना कि ये एक तो पहली बात तो ये कि ये गुजरात में हुआ है, गांधीनगर गुजरात, फरवरी 2025 में हुआ था। इसका थीम अगेन इम्पोर्टेंट है, जितनी भी समिट्स हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कहाँ पे हुआ है और क्या थीम रहा उसका और उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि कंक्लूज़न क्या निकला है, किसके ऊपर बात हुआ है, क्या मेजर आउटलाइन रहे हैं उसके, ये आपको देख कर के जाना है। इसके अंदर जो हमारा थीम था वो था यूथ एज़ अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। इसके अंदर बात हुई थी कि जितने भी ये बिम्स्टेक नेशन है, उनकी जो पॉपुलेशन है ना, उसके अंदर 60% पॉपुलेशन उनकी यूथ है, जो कि वहाँ के रीजनल ग्रोथ में हेल्प करती है। इसके ऊपर बात की गई थी और वो बिम्स्टेक मेंबर स्टेट्स अगर अभी मैंने बताया कि बिम्स्टेक स्टेट्स जो हैं, नेशन जो हैं, उनकी पॉपुलेशन 60% से ऊपर की यूथ है। तो ये बिम्स्टेक नेशन है कौन-कौन से स्टेट्स कौन-कौन से हैं? यानी कि स्टेट्स से यानी कि यहाँ पे कंट्रीज़ की बात हो रही है, नेशन की बात हो रही है। तो कौन-कौन से हैं? मैंने जो इसे याद किया था बिम्स्टेक को, लास्ट के जो 2 है ना ईसी ये आप याद नहीं कर पाओगे, यानी कि मैं याद नहीं कर पाई थी सॉरी और मैंने इसे याद करा था, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और ई सी आपको ये रटना ही पड़ेगा, ईसी यानी कि नेपाल और भूटान है। तो ये हमारे टोटल 7 इसमें नेशन हैं। और इसमें एक और मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि हाइलाइटेड इंडियाज़ गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 स्ट्रेसिंग यूथ पार्टिसिपेशन। इंडिया ने ये कहा है कि ये कोशिश करेगी, इंडिया का गोल है कि 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन बन जाएँ और उसके अंदर यूथ पार्टिसिपेट करेगी, यूथ का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये हमारा पूरा बिम्स्टेक यूथ समिट था। एक तो आपको याद करना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बिम्स्टेक है क्या चीज़, कहाँ पे हुई थी 2025 में, कहाँ पे इस समिट को किया गया था, कितने मेंबर्स हैं उसके अंदर, थीम क्या था इस साल और क्या कंक्लूजन निकला है और इंडिया कब तक, ये ईयर जो है ना ये इंपॉर्टेंट रखना क्योंकि हमें पता है बीपीएससी एईडीओ का जो पेपर होगा मोस्टली हमारा क्या होगा फैक्चुअल पेपर होगा, वन लाइनर इसमें ज़्यादा होते हैं तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि कब तक विकसित भारत से रिलेट करता है ये। उसके बाद हम 5th पे आते हैं, 5th हमारे पास है एआई एक्शन समिट 2025। एआई एक्शन समिट को हम पेरिस एआई एक्शन समिट भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। दिस इज़ 5th। कहाँ पे हुआ था ये? पेरिस, फ्रांस, फरवरी में हुआ था 2025 में। को-चेयर किया था फ्रांस ने और इंडिया ने एक साथ इसको चेयर किया है। फ्रांस से प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया की तरफ से। 3rd समिट था ये जो हमारा 2025 वाला समिट है, ये हमारा 3rd समिट है और ये जो हमारा 3rd समिट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस समिट्स देखा गया है। पहला कौन-सा है? एआई सब सेफ्टी समिट जो कि ब्लेचले पार्क यूके 2023 में हुआ था और 2024 में हुआ था एआई सियोल समिट। इसी इन्हीं दोनों के ऊपर बेस अभी 2025 का भी एआई समिट हुआ है सो दैट जितने भी एआई स्टडीज़ हो रहे हैं, एआई जितने स्टैंडर्ड्स हैं, इन सबको ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेट किया जा सके। बोनस पॉइंट है यहाँ पे कि पीएम मोदी अभी जो एआई एक्शन समिट में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन को एक आर्ट गिफ्ट में दिया था। वो आर्ट कौन-सा है? तो वो डोकरा आर्ट है। डोकरा आर्ट कहाँ से है? ये छत्तीसगढ़ से है ये। छत्तीसगढ़ से है ये। डोकरा आर्ट जो है ये एक मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है इंडिया का, जिसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मेनली ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें एक और चीज़ है कि डोकरा आर्ट जो है ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये लिंक रखता है। बस ये पूरी बात हो गई एआई एक्शन समिट के बारे में, कि कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था, को-चेयर किसने करा, फ्रांस और इंडिया ने करा था। ये याद रखेंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो याद होगा और ये कौन-सा समिट था, 3rd समिट था और पीएम मोदी ने अभी जो एआई एक्शन समिट हुआ है, उसमें प्रेसिडेंट इमैनुअल को क्या गिफ्ट करा था, डोकरा आर्ट और डोकरा आर्ट कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। ये कुछ चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं 6th हमारे पास है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन 2025
ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये हमारा हुआ है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, इंडिया, फरवरी 2025 में हुआ था ये। होस्ट किया था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन सीसीआरयूएम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर फॉल करती है। इसे इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यूनानी डे पे। ये याद रखेंगे कि यूनानी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 11th ऑफ फरवरी, which honors the birth anniversary of हकीम अजमल खान, एक प्रोमिनेंट यूनानी फिजिशियन थे ये और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे हम यूनानी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का थीम क्या था? ये रहा थीम, इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन, अ वे फॉरवर्ड। यूनानी जो है एक ट्रेडिशनल सिस्टम है आयुष के अंदर, और आयुष का फुल फॉर्म ये है, दैट इज आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी। ये हमारा पूरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन है। क्या याद रखना है इसके अंदर? एक तो प्लेस कहाँ पे हुआ है, दूसरा ये कि किसके अंदर आता है, ये कौन होस्ट किया है, और ये जो हमारा सीसीआरयूएम है, ये किसके अंदर फॉल करता है? इनॉग्रेट किसने किया है? कौन से दिन पे होता है ये जो यूनानी डे, या फिर तो आपसे डायरेक्ट सवाल ये इस तरीके से आ जाएगा कि यूनानी डे हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं? वन लाइनर में 11 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। या फिर तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन जाएगा कि ये जो यूनानी डे है, वो हम किसको ऑनर करते हैं? किसका बर्थ एनिवर्सरी है? तो हकीम अजमल खान का है। उसके बाद और क्या हो सकता है कि क्या थीम है? ये जो अभी हमने कॉन्फ्रेंस देखा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन 2025, इसका थीम क्या है? तो आपको थीम याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आयुष का फुल फॉर्म क्या है, ये भी याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 7th की तरफ। 7th है हमारे पास 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025। ये जो हमारा 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है 2025 का, ये हुआ है हमारा मस्कट में, ओमान, फरवरी 2025 में हुआ है। ऑर्गेनाइज किसने करा है? तो इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ओमान की, और साथ में सपोर्ट करा है राजा रत्नाम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, यानी कि सिंगापुर। हम इसको कह सकते हैं कि इंडिया, ओमान एंड सिंगापुर। इंडिया, ओमान और सिंगापुर तीनों ने एक साथ मिल करके कोलैबोरेट कर करके ऑर्गेनाइज किया है। क्या थीम था इस कॉन्फ्रेंस का? थीम था वोयेज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। एनुअल समिट है टू ब्रिंग लीडर्स फ्रॉम इंडियन ओशन रीजन आईओआर टू डिस्कस जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। इंडियन ओशन रीजन में रहने वाले जितने भी नेशन हैं, उनके लीडर्स को इकट्ठे लाना और जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनको डिस्कस करना, उनका और सोल्यूशन ढूंढ करके निकालना। इंडियाज मैरिटाइम विजन फॉर द इंडियन ओशन रीजन आईओआर। और इसी आईओआर में जो विज़न था वो क्या निकल कर के आया था? सागर। सागर है, सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो आईओआर की हमने बात करी ऊपर, इंडियन ओशन रीजन की बात करी, इसका विज़न है सागर, इसी से निकल कर के आया है सागर, और सागर का फुल फॉर्म यहाँ पे है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आईओआर होता क्या है? अभी हम इतनी बार बोले इंडियन ओशन रीजन, आईओआर है क्या बेसिकली ये? तो ये एक जियोग्राफिकल एरिया है सराउंडिंग द इंडियन ओशन, इंक्लूडिंग इट्स लिटोरल स्टेट, आइलैंड्स एंड मैरीटाइम ज़ोन्स, यानी कि इंडियन ओशन के आस-पास रहने वाली जितनी भी टेरिटरी है, उनकी बात हो रही है। कुछ की पॉइंट्स है, कुछ की स्ट्रेट्स है, जैसे हॉर्मुज़ हो गया, मलक्का हो गया, बाब एल मंदेब हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ कर के जाएँगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि हमारा अभी रिसेंटली इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है 2025 का, तो आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप बताइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, मलक्का क्या है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? ये हम एक बार ज़रूर देख कर के जाएँगे, ये इम्पोर्टेंट है। ओके। 8th we have 8th we have World Hydrogen Summit 2025। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 हुआ कहाँ है ये? तो रॉटरडैम, नीदरलैंड्स, मई 2025 में हुआ है ये। आउटलाइन करती है, यानी कि हाइलाइट करती है इंडिया के इनिशिएटिव्स टू इमर्ज एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। हम चाह रहे हैं, इंडिया चाह रही है कि ग्लोबल हब बने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। और अभी हमने बात करी कि इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, तो इनिशिएटिव जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसे हम एनजीएचएम कहते हैं, जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एमएनआरई। क्यों किया है हमने ये, क्यों इनिशिएटिव लिया हुआ है? ताकि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल हब बन जाए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का, और साथ में हम एक्सपोर्ट हब भी बन जाए 2030 तक आते-आते। ग्रीन हाइड्रोजन हमने ऊपर बात करी, तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? तो ये एक हाइड्रोजन होता है प्रोड्यूस्ड यूजिंग जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, इसका यूज़ करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाया इलेक्ट्रोलाइसिस।
वाटर और हाइड्रोजन को अलग करके। कैसे? तो H2O है ना हमारा वाटर का, तो H2 अलग करके और O अलग करके। तो ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है नाइन्थ, नाइन्थ वी हैव थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस, थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये जो हमारा थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस है, ये हुआ है हमारा फ्रांस में जून 2025। किसने होस्ट करा है इस कॉन्फ्रेंस को? तो को होस्टेड बाय फ्रांस और कोस्टा रिका, और इसका ऑफिशियल नाम है 2025 2025 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यूएनओसी 3। और इसका थीम है एक्सेलरेटिंग action and mobilizing all actors to conserve and sustainably use the ocean, aim to support sustainable development goal 14 below life below water। बेसिकली ओशन में जितनी भी लाइफ है वाटर के नीचे की उनको सपोर्ट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 जो है एसडीजी, एसडीजी 14 जो है उसको सपोर्ट करने करने के ऊपर एम किया गया है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर। आगे बढ़ते हैं टेंथ, टेंथ 10th is इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आईसीडीआरआई 2025। हुआ कहाँ है ये? तो फ्रांस में हुआ है। 7th एडिशन था जो अभी हुआ है, और ये यूरोप में पहली बार ये यूरोप में हो रहा है। इसके पहले जितने भी एडिशंस हुए यानी कि 6 एडिशंस इसके हुए हैं आईसीडीआरआई के कॉन्फ्रेंस के, वो मोस्टली कहाँ पे होते थे? ये मोस्टली एशिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। Co-hosted by Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI एंड द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, इन दोनों ने इकट्ठे मिलकर के को-होस्ट किया है हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आईसीडीआरआई। क्या थीम था? दिस इज इम्पोर्टेंट। थीम था हमारा शेपिंग अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स विद अ फोकस ऑन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एसआईडीएस एंड कोस्टल कम्युनिटीज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ आपका थीम है ये वाला, शेपिंग अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। इसके अंदर जितने भी कोस्टल कम्युनिटीज हैं जो कि वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहे हैं उसके उससे वल्नरेबल है, उनके ऊपर ध्यान देने की बात की गई है। सीडीआरआई है क्या? हमने देखा कॉन्फ्रेंस ऑन आईसीडीआरआई है, तो सीडीआरआई क्या है? तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि इंडिया ने लॉन्च करा था 2019 में, और किसने लॉन्च करा है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 2019 में, जब वो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में थे, वहाँ पे ही इसे लॉन्च किया गया था, और वहाँ पे ये लॉन्च करके इंडिया का एक लीडरशिप एस्टैब्लिश करा वहाँ पे कि भाई ग्लोबल डिजास्टर रेजिलियंस में इंडिया भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अंदर कुछ की बोनस है, की पॉइंट्स है, वो ये है कि अफ्रीकन यूनियन कमीशन जो है एयूसी ऑफिशियली उससे जोड़ा गया है। उन्होंने अभी ज्वाइन किया है एज अ न्यू मेंबर ऑफ द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई। कब? तो जून 2025 में, और ये अनाउंसमेंट जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था 5 जून 2025 को, और 5 जून 2025 को हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। यहाँ पे मेंशन भी है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओवरऑल ये बात हुई कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आईसीडीआरआई 2025 हुआ है अभी हाल ही में, और ये पहली बार यूरोप में हुआ था। 7वां एडिशन था ये, इससे पहले जितने भी एडिशन हुए वो एशिया में हुए थे। को-होस्ट किया है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सीडीआरआई और फ्रांस की गवर्नमेंट ने। इसका थीम था शेपिंग अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं उनके फ्यूचर की बात हो रही है, उनको शेप करने की बात हो रही है। सीडीआरआई जो है ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, 2019 में लॉन्च किया था इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हमें एयूसी दैट इज़ अफ्रीकन यूनियन कमीशन, अभी हाल ही में उन्होंने जॉइन करा है सीडीआरआई जून 2025 में, और ये जो अनाउंसमेंट था वो स्विट्जरलैंड में अनाउंस किया गया है 5 जून 2025। वन लाइनर का क्वेश्चन बन सकता है कि 5 जून को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं 11th की तरफ। 11th is बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025। बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारा बॉर्न जर्मनी में हुआ है जून 2025। फॉर्मली इसे कहा जाता है, फॉर्मली कॉल्ड 62nd सेशन था ये ऑफ द यूएनएफ ट्रिपल सी सब्सिडरी बॉडीज, ये याद नहीं करेंगे। अंडर द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है पूरा का पूरा यूएनएफ ट्रिपल सी का, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो अगेन यूएनएफ ट्रिपल सी ऑर्गेनाइज करती है, ये आपका पूरा यहाँ पे फुल फॉर्म है। ऑल्सो नोन एज़ जून क्लाइमेट मीटिंग्स के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जून में होता है पहली बात तो। एनुअल मिड ईयर नेगोशिएशन सेशन होता है ये, जहाँ पे आपका सीओपी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट से जितनी भी चीज़ें होती है, सीओपी समिट्स जो होते हैं हमारे,
उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे डिस्कस की जाती है। कहाँ पे? तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर। क्लाइमेट इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, जितने भी क्लाइमेटिक इश्यूज़ हो रहे हैं। 12th हमारे पास है 12th हमारे पास है 51st जी7 समिट। ये न्यूज़ में इसलिए रहा सिंस इंडिया पार्ट नहीं है जी7 का, फिर भी ये न्यूज़ हम ले रहे हैं क्योंकि ये मेजर न्यूज़ में ये आता है। अभी हम इसे देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्यों मैंने इसे ऐड करा है और क्यों जाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जी7 बहुत ही पावरफुल समिट होता है ये, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल समिट है। मैंने लास्ट वीडियो में भी मुझे याद नहीं है कौन से वीडियो में, आई गेस लास्ट मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो कराया था, उसमें मैंने पूछा भी था कि जी7, जी8 और अभी हाल ही में क्या हुआ है जी20 जी20 इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मैंने पूछा भी था वहाँ से और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। जी7 समिट जो है 51st वाला वो कनाडा में हुआ था और जून 2025 में हुआ है। जी7 की प्रेसिडेंसी इस बार कनाडा के हाथ में थी तभी वहाँ पे हुआ भी ये। जी7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 जो है एक इन्फॉर्मल फोरम है जहाँ पे वर्ल्ड की जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है यानी कि पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, उनका ग्रुप है ये। करंट मेंबर की अगर हम बात करेंगे तो 7 मेंबर होंगे ऑब्वियस कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 7 कंट्रीज़ इनके इस जी7 समिट के अंदर है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है वो पार्टिसिपेट करता है एज़ अ नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर। ये कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। इसके पीछे की कहानी है बेसिकली। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कब फाउंड हुआ था, कब एस्टेब्लिश किया गया है। तो 1975 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, ऑयल क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, ऑयल शॉक और रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा था इकोनॉमी के अंदर, तब 1975 में इसे फॉर्म किया गया था। तब ये जी6 था बेसिकली, तब उस टाइम पे कनाडा पार्ट नहीं था इसका और 1975 के बाद 1976 में कनाडा जॉइन करता है और उसके बाद ये जी7 हो जाता है। 2025 में इस जी7 का 50 ईयर कंप्लीट हो गया है। इसी एक तो ये भी रीज़न है, जिसकी वज़ह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, कभी भी कोई पेपर आ रहा होता है ना, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी स्कीम है या फिर तो कोई भी कैम्पेन हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई समिट है, कोई फोरम है या फिर तो कोई ग्रुप है, उसका एनिवर्सरी तो नहीं आ रहा है। 10 साल पूरा हो गया जैसे अभी लास्ट ईयर नहीं 2025 में ही जीआई का भी 10 इयर्स कंप्लीट हुआ था। जीआई टैक्स जो इंडिया में है उसका भी 10 इयर्स कंप्लीट हुआ था। इस उसकी वजह से मैं ये भी बोलती हूँ जीआई टैक्स ज़रूर करके जाना क्योंकि कहीं भी किसी भी पेपर में वो आराम से आ सकता है। एनिवर्सरी यानी कि 10 साल तो पूरा नहीं हो गया, 20 साल पूरा नहीं हो गया, 50 साल पूरा नहीं हो गया, 100 साल पूरा तो नहीं हो गया, ये हम ज़रूर देख कर के जाएँगे। तो 2025 में ये जो हमारा जी7 समिट है, जी7 है, इसे 50 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और 1997 में यहाँ से इसकी पूरी कहानी शुरू होती है कि 1997 में जैसे कि अभी हमने बात करी 1975 में जी6 का फॉर्मेशन हुआ था, फिर कनाडा जॉइन करता है 1976 में ये बन जाता है जी7 और फिर 1997 में रशिया जॉइन करता है और इसके बाद बनता है ये जी8। ये इसमें 8 कंट्रीज़ हो जाती हैं। फिर वापस से 2014 में जो रशिया है उसे हटा दिया जाता है, उसे एक्सपेल कर दिया जाता है। रीज़न बीइंग कि रशिया एनेक्स कर लेता है क्रीमिया को, इसकी वजह से जब इसे हटाया जाता है तो वापस से 2014 में ये जी7 बन जाता है और तब से लेकर के आज तक ये जी7 ही है। ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अटेंडेड 51st जी7 समिट 2025 इन कनाडा। हाल ही में जो हमारा जी7 समिट हुआ है 51st वाला, उसके अंदर पीएम नरेंद्र मोदी अटेंड करने के लिए गए थे और ये पहली बार नहीं था। इनको पहली बार तो इनवाइट किया गया था और इन्होंने एक्सेप्ट करा था और वहाँ पे जाकर के उस सेशन में को पार्टिसिपेट करा और ये इनका 6th कॉन्सेक्यूटिव पार्टिसिपेशन था जी7 समिट के अंदर। इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हमारी पूरी बात हुई जी7 समिट के बारे में कि क्या याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। प्रेसिडेंसी ऑब्वियसली कनाडा की रही होगी। कौन-कौन सी कंट्रीज़ है ये याद ज़रूर करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी कंट्रीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 13th की तरफ। 13 नहीं है, 12 भी है, तो ये टिल हमने जून तक करा है। जून 2025 तक का हमने मेजर जितने भी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस थे, ये हमने पूरा कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो में जुलाई से लेकर के जुलाई 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक के हम सारे मेजर समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हम देखेंगे। इसी के साथ मुझे एक और चीज़ याद आ रहा है। अभी हाल ही में हुआ था हमारा जी20 ना, जी20 हमारा हाल ही में हुआ था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन्स मैंने देखे हैं। तो आप मुझे बताएँगे जी20 अभी जो हाल ही में हुआ है नवंबर 2025 में वो कहाँ पे हुआ है? व्हिच प्लेस? वेन्यू क्या था उसका?
वेन्यू क्या था हमारा जी20 का। इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसे ही बोल दिया है। लिटरली आप चाहो तो आप पेपर जाकर के आप देख सकते हो, आप खुद ही देख लेना। अभी रिसेंटली जो हमारा ईएमआरएस का पेपर हुआ था, उसके अंदर हमें देखने को मिला था कि जी20 का वेन्यू बताओ कि जी20 कहाँ पे हुआ था। राइट? तो ये था हमारा पूरा आज का पूरा सेशन जिसके अंदर हमने पूरा डिस्कस करा कि कितने समिट्स हुए, कौन-कौन से मेजर समिट्स कहाँ पे हुए, क्या थीम है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन-कौन से कॉन्फ्रेंसेस हुए। तो बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम में समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस से डायरेक्ट और फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स आते हैं। स्पेशली अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल की बात करें। नेशनल के तो फिर भी आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उतने मेजर नहीं होते हैं वो। अगर आप बोलोगे मुझे आप नेशनल के सारे ही सबमिट्स करने हैं तो वो पॉसिबल नहीं क्योंकि ऐसे तो हर दिन बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत सारे सबमिट्स होते हैं और अब ह्यूमन माइंड है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे नेशनल सबमिट्स को वो याद करता चला जाए। कुछ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, हम उन्हें देखेंगे और जो याद नहीं हो रहा है, हम बस उसे रीड करके जाएँगे कि सो दैट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक बार बैठ जाए कि हाँ, हमने इसे कहीं पे पढ़ा हुआ है। राइट? इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे अब यहाँ से आपके 14 दिन बचे हुए हैं, 14-15 दिन बचे हुए हैं हमारे पेपर को, तो आई वुड से कि स्टार्ट डूइंग मॉक टेस्ट जितने भी आपके टेस्ट पेपर हैं, आप उसे अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि अभी हम पेपर से बस 15 दिन पीछे हैं, अभी से अब लगोगे तो ही जाकर के आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट ज़रूर दो, टेस्ट पेपर ज़रूर दो, अपने जितने भी वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, उन सबको एनालाइज़ ज़रूर करो क्योंकि यही आपका राइट मोमेंट है, राइट? सो ये हमारा पूरा वीडियो था। अ, आई होप ये वीडियो आप एन्जॉय किए होगे ये यूज़फुल रहा होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर बीपीएससी एईडीओ फोकस्ड करंट अफेयर्स। थैंक यू एंड सी यू सून।